अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। द टॉपिक इज एप्टीट्यूड। हिंदी में इसको हम लोग अभिक्षमता कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोग अभिक्षमता कहते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्टीट्यूड. Yesterday, in the last class, we have completed emotional intelligence. Now, this is the first class of topic aptitude, or in Hindi, it is said that अभिक्षमता. It is very very important topic. ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एप्टीट्यूड का बहुत ही ज़्यादा महत्व एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नेंस में बहुत ही ज़्यादा इसका रोल है कि कोई भी सिविल सर्वेंट जो है उसमें एक स्पेशल टाइप का एप्टीट्यूड होना चाहिए जिसके बल पर वह बेहतर से बेहतर सिविल सर्वेंट बन सके. नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक एप्टीट्यूड. अब देखिए, हम लोग जब एप्टीट्यूड में जाते हैं तो एप्टीट्यूड आखिर कहते किसको है. बहुत ही अच्छा आपका फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि इट इज अ नेचुरल इनहेरेंट टैलेंट. यहां पर रुक जाएं. इट इज अ नेचुरल, इट इज अ नेचुरल और इनहेरेंट टैलेंट. कहता है ये जो एप्टीट्यूड है यह व्यक्ति विशेष का, यह इनहेरेंट मतलब जन्मजात प्राकृतिक एक विशेष गुण है. कैसा गुण है? टू एक्वायर अ सर्टेन स्किल एबिलिटी इन फ्यूचर. अब देखिए, जिसके बल पर वह एक विशेष प्रकार का स्किल और क्षमता वह डेवलप कर सकता है अगर भविष्य में उसको विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाए. अगर भविष्य में उसको विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाए. क्लियर? अब आप नेक्स्ट देखिए, कहता है एप्टीट्यूड कितने प्रकार के नॉर्मल में हो सकता है. तो कहता है एप्टीट्यूड को हम लोग दो मोटे तौर पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ये मोटे तौर क्या है? एप्टीट्यूड एट द मेंटल लेवल एंड एप्टीट्यूड एज अ फिजिकल लेवल. अब देखिए इन दोनों में क्या है. सिंपल वर्ड से ही क्लैरिटी है. मेंटल एप्टीट्यूड और फिजिकल एप्टीट्यूड. क्लियर है कि मेंटल एप्टीट्यूड में हम लोगों के ब्रेन का इस्तेमाल होगा और फिजिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों के शारीरिक क्षमता, हमारी शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल होगा. अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लिखा हुआ है. मेंटल हेयर मीन्स जनरल मेंटल कैपेसिटी. यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं? मेंटल का यहाँ मतलब है मानसिक क्षमता से. मानसिक क्षमता मतलब जो पुराना ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो पुराना इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट यहाँ मेंटल कैपेसिटी में हम लोग यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो भविष्य में मैथ्स में बहुत अच्छे हो जाते हैं. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है, जिनमें फिजिक्स बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाता है. तो फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, ये सब मेंटल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आएगा. अब देखिए कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी एज वेल एज वैल्यू सिस्टम. अब देखिए पहली बार फिर वापस आ गए हम लोग वैल्यू सिस्टम में. इसका जो डिटेल है, अब फिजिकल कैपेसिटी थोड़ी देर में आगे हम लोग पढ़ेंगे. फिजिकल कैपेसिटी जो रनिंग में, जिस हर आदमी को बच्चे से दौड़ने का प्रैक्टिस कराया जाए, क्या सभी बच्चा का एक स्पीड हो जाएगा? नहीं. उसी में से कोई बच्चे बहुत तेज दौड़ने लगेंगे, कोई बच्चे थोड़ा धीमे दौड़ने लगेंगे. सभी बच्चे को पहलवानी शुरू कर दिया जाए, कबड्डी का खेल शुरू कर दिया जाए, है ना, और
मैराथन दौड़ने का शुरू कर दिया जाए तो सभी बच्चे एक जैसा नहीं होंगे। अगर सभी बच्चों को एक जैसा ट्रेनिंग दें जिसमें फिजिकल एप्टीट्यूड बेहतर होगा, वही व्यक्ति जो है वह आगे जा कर के अच्छा खिलाड़ी बनेगा, अच्छा धावक बनेगा, अच्छा पहलवान बनेगा। तो ये हुआ फिजिकल एप्टीट्यूड। इसको थोड़ी देर के बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पर फिर से दोबारा, पहले भी हमने आपको बता दिया है कि वैल्यू सिस्टम कहता है एप्टीट्यूड में अगर वैल्यू ना हो तो उस एप्टीट्यूड का कोई महत्व नहीं है। तो एप्टीट्यूड के साथ वैल्यू का जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रख करके कोई सिविल सर्वेंट जो है बहुत अच्छा सिविल अधिकारी बन सकता है और जन सेवा में वह बेहतर से बेहतर काम करेगा जनहित में। अब देखिए, अब पहले भी हम लोग वैल्यू सिस्टम पढ़े हैं, इसका और डिटेल हम लोग अलग अलग जगह पढ़ेंगे। इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा देखिए, कहता है द वैल्यू सिस्टम को हम लोग इस टॉपिक के सेंस में हम लोग दो वर्ड में डिवाइड कर रहे हैं, गोल ओरिएंटेड एंड मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू। कहने का मतलब है कि गोल, कि हमारा मंजिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये कहता है लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम इथिकल और अनइथिकल दोनों मीन्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जो एप्टीट्यूड कहता है कि नहीं, कोई भी लक्ष्य को हम हासिल करेंगे तो उसके लिए जो मीन्स रखेंगे वह मीन्स भी इथिकल होना चाहिए। तो कहता है मंजिल को अचीव करने के लिए सही मीन्स का इस्तेमाल, इथिकल मीन्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा, मान लिए कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए उस बच्चे को दो रास्ता है, एक है चोरी करके पास करे और एक है कि खूब अच्छी तैयारी करके पास करे। चोरी करके पास करे तो भी गोल अचीव कर लिया, और ईमानदारी से पास करे तो भी वह गोल अचीव कर लिया। परंतु नहीं, कहता है चोरी के मार्ग से हमको परीक्षा पास नहीं करना है, हमको पढ़ाई करके, मेहनत करके, नॉलेज एक्वायर करके ही परीक्षा पास करना है। तो इस पर जो है हमको ज्यादा ध्यान देना है। सिविल सर्वेंट को मीन्स भी अच्छा रखना है और गोल्स भी इथिकल रखना है। अब देखिए, पहले भी हम कई बार आपको वैल्यू वर्ड से, मूल शब्द से आपको हम इंटरेक्ट करा चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा फिर चेंजेस देखिए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू वर्ड। अब यहां देखिए, वैल्यू मीन्स, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण आया। वैल्यू से हम क्या समझते हैं, हमारे जीवन में हमारे लिए किस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है, किस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है, तो वही चीज हमको गाइड करेगा और यही हमारा वैल्यू का निर्माण करेगा। अब देखिए नेक्स्ट में दूसरा देखिए, ऑन द अदर हैंड, अभी हम वैल्यू के बारे में बोले, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए किस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है, जिस जिस वैल्यू का, जिस मूल्य को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं। अब देखिए, अब एक वर्ड फिर आ गया, स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग मानक शब्द से कह सकते हैं। क्या कहता है, स्टैंडर्ड ऑन विच वी जज
ethics are moral and ethics. Ethics prescribes, moral means individual ethics which come from inside. फिर से इसको समझिए, कहता है on the other hand standards on which we judge. यहाँ कॉमा देखिए, कहता है कोई तो मानक होगा जिस मानक के आधार पर हम लोग जज करते हैं. यहां पर रुक जाइए, ये एक साइड हो गया, हम लोग जज करते हैं. अब कहता है कि ये इथिक्स क्या है, फिर से तो कहता है ये जो इथिक्स है ये मोरल ही है. इथिक्स जो है मोरल ही है. व्यक्ति के लिए जो इथिक्स है वो मोरल है और सोसाइटी के लिए जो मोरल है वो इथिक्स कहलाता है. एक वर्ड यहां लिखे हम लोग, इथिक्स प्रिस्क्राइब्स. डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है कि क्या बीमारी है, कौन सी दवाई खाना है, किस समय पर खाना है, कैसे खाना है, तब जाकर के आप स्वस्थ होइएगा. उसी तरह ये जो इथिक्स है वह एक लिस्ट है. क्या चीज का लिस्ट है? डूज डोंट इन द सोसाइटी. सोसाइटी में हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसके संबंध में ये हमें बतलाता है, प्रिस्क्राइब करता है, विवरण देता है, उसकी जानकारी देता है. ठीक है, अब आइए, इथिक्स आर एक्सटर्नल इन नेचर. जब ये सोसाइटी से लिंक है, इंडिविजुअल से लिंक नहीं है, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल इन नेचर हो जाएगा. विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब हो गया विच कम्स फ्रॉम सोसाइटी, विच कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंट. ये सोसाइटी से आ रहा है, ये इन्वायरमेंट से आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी लॉ है, कैन बी बोथ. लॉ में मोरालिटी भी हो सकता है, लॉ में इथिक्स भी हो सकता है. अब इसको समझने के लिए हम लोग आप एक केस देखें, अजमल कसाब केस, जिनका आरोप था हमारे पार्लियामेंट पर अटैक करने से रिलेटेड इनका नाम था, जो कि हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किए थे. अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम इनको मान लीजिए केस लड़ना है, तो केस लड़ने के लिए कोई ना कोई वकील चाहिए. तो वकील ही इनका केस लड़ेगा किसी भी न्यायालय में. तो अब देखिए, कहता है अगर हम इथिक्स के एंगल से बात करते हैं, देन वी विल से दैट प्रोसिक्यूट हिम. इथिक्स क्या हो गया? एक्सटर्नल चीज. सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक डूज एंड डोंट के दृष्टिकोण से आप देखिएगा इथिक्स, तो जो क्या कहता है, जो आदमी आतंकवादी है उस व्यक्ति को समाज में कोई भी व्यक्ति मदद नहीं करेगा, उनको तो सजा मिलना ही चाहिए और उनकी मदद जो है वह कोई नहीं करेगा. क्लियर? कहता है इथिक्स एंगल से देखेंगे तो वी विल से दैट प्रोसिक्यूट हिम, सजा दो. बट कहता है if we will see under a morality ground, then we will say only if you are defending him. तो आप क्या कहेंगे कि इसको जो डिफेंड किया जा रहा है, ठीक है, वह ठीक नहीं है. और सिंपल में इसको आप समझिए, कहता है देयर इज अ लीगल इथिक्स, लीगल इथिक्स एंड देयर इज लीगल मोरालिटी. इसको आप समझिए. तो लीगल मोरालिटी कहेगा कि इनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए. क्लियर?
बट लीगल इथिक्स कहता है, वकील का इथिक्स है, जो भी उसके पास आएगा उसका एक ही काम है, अपने क्लाइंट की मदद करना। तो लीगल इथिक्स के अनुसार अजमल शाह का केस जो है, अजमल कसाब का जो केस है, वह वकील को लड़ना चाहिए। बट उसी वकील का जब मोरालिटी जगेगा, अंदर की उसकी मोरालिटी नैतिकता जगेगी, तो वो कहेगा ये आतंकवादी है, इसीलिए इसका केस हम लोग नहीं लड़ेंगे और इसे कड़े से कड़े सजा दी जानी चाहिए। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट में आइए। हाँ, अब आप देखिए, अब आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल आया, डॉक्टर क्रिमिनल रिलेशनशिप। अब देखिए, फिर वही बात आ गई यहाँ पर, डॉक्टर क्रिमिनल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर फिर एक वर्ड आया, प्रोफेशनल इथिक्स। ये प्रोफेशनल इथिक्स क्या है? डॉक्टर के लिए, डिफरेंट प्रोफेशन के लिए जो इथिक्स है उसको हम लोग प्रोफेशनल इथिक्स बोलेंगे। जैसे डॉक्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे डॉक्टर इथिक्स, वकील के लिए यूज करेंगे हम लोग वकील के लिए हम लोग यूज करेंगे एडवोकेट इथिक्स, है ना। इन्वायरमेंटल इथिक्स, जो पर्यावरणविद है, इन्वायरमेंटल टीचर है तो भी एक प्रोफेशन है, टीचर्स इथिक्स। तो अब कहता है ए पर प्रोफेशनल, डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, मस्ट ट्रीट हिम, कोई भी व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो उसका इलाज करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, मोरालिटी ग्राउंड, फिर वही बात आ गया, ऑन द मोरालिटी ग्राउंड वी विल से दैट व्हाई आर यू ट्रीटिंग क्रिमिनल्स। मोरालिटी ग्राउंड्स में क्या बोलेगा? व्हाई आर यू ट्रीटिंग क्रिमिनल्स। मोरालिटी कहेगा कि आप क्रिमिनल्स का क्यों इलाज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हर प्रोफेशनल इथिक्स के लिए डूज एंड डोंट बना हुआ है, बट जो मोरालिटी है इट इज मोर स्ट्रिक्ट एज कंपेयर्ड टू इथिक्स। तो जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड है, मोरालिटी का जो मानक है, वह इथिक्स के मानक से ज्यादा कठोर है। क्लियर हो गया? अब हम देखिए, वहां पर शुरू में बताए थे दो प्रकार का हम लोग वैल्यू की बात किए थे, एंड ओरिएंटेड वैल्यूज एंड गोल ओरिएंटेड वैल्यूज। ये दो प्रकार के हम लोग वैल्यूज का बात किए थे। तो अब देखिए, कहता है कि गोल विच सिविल सर्वेंट शुड स्ट्राइव टू अचीव, कहता है एंड ओरिएंटेड, मतलब हर सिविल सर्वेंट का कोई ना कोई गोल होगा ही, जिस गोल को सिविल सर्वेंट जो है वह अचीव करना चाहेगा। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं ये जो गोल है, यह एंड प्रोडक्ट के रूप में हम गोल को मान सकते हैं। गोल को क्या मान सकते हैं हम? एक प्रकार से एंड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग गोल को मान सकते हैं। विच सिविल सर्वेंट शुड स्ट्राइव टू इट, जिसको सिविल सर्वेंट को मानना ही होगा, तभी जाकर के वह एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनेगा। अब देखिए, कहता है गांधी जी जो थे, नेवर कंप्रोमाइज्ड विथ मींस एट द कॉस्ट ऑफ एंड वैल्यूज। उनका कहना था कि जो भी हमारा एंड वैल्यू है, मतलब जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम इथिकल साधन से ही प्राप्त करेंगे, अनइथिकल साधन से हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो जैसे
फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था हमारे यहाँ, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हमारे यहाँ, तो गांधी जी मीन्स की प्यूरिटी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे और बोलते थे मीन्स प्योर रहेगा तो जो एंड आएगा, जो हमारा लक्ष्य आएगा वह सस्टेनेबल होगा, वह बहुत दिन तक चलते रहेगा, क्योंकि ये प्राप्त ही किया गया है प्योरिटी मीन्स से। बट यहाँ पर एक मैकियावेली हमारे थिंकर हैं, उनका मानना इनसे थोड़ा अलग है। वो कहते हैं मीन्स के साथ हम कंप्रोमाइज करेंगे, मैकियावेली बोलते हैं मीन्स के साथ हम कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन हम एंड के साथ, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कहता है कि जो भी मेरा लक्ष्य होगा, जो भी मेरा एंड होगा, उसको हम किसी भी प्रकार के मीन्स से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के मीन्स से हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी और मैकियावेली में थोड़ा अंतर हमें दिखता है। नेक्स्ट, अब देखिए मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू। अब यहाँ पर था, अभी हम लोग किसकी बात किए थे, एंड ओरिएंटेड वैल्यू। यहाँ पर अब हमारा आ गया मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू। अब देखिए यहाँ फिर वर्ड आ गया, प्योरिटी ऑफ मीन्स आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल सर्वेंट। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड, सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो कहता है सिविल सर्वेंट को भी प्योरिटी ऑफ मीन्स पर पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। कहता है जो भी अच्छा एंड है, द एंड में बी गुड, बट इसको हमको हमेशा करेक्ट मीन्स से ही प्राप्त करना है। हमारे सिविल सर्वेंट से ऐसा ही उम्मीद की जाती है। अब वापस आइए हम लोग यहाँ पर, एप्टीट्यूड का दो क्लासिफिकेशन हम लोग शुरू में देखे थे, दैट इज फिजिकल एंड मेंटल। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। अब फिर देखिए, फिर वही मेंटल एप्टीट्यूड क्या करेगा, यहां पर क्या होगा, यूज ऑफ माइंड, मस्तिष्क का हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मस्तिष्क का हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कहता है इट इज एप्टीट्यूड ऑफ मेंटल लेवल। इसके बारे में भी हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। अब दूसरी ओर आइए फिजिकल एप्टीट्यूड, ये भी हम समझा चुके हैं, रिक्वायर्स फिजिकल कैपेबिलिटी देन कैन बी लर्न इन फ्यूचर। ऐसी फिजिकल क्षमता, ऐसी शारीरिक क्षमता जिसको हम लोग भविष्य में लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, ये देखिए कहता है ये जो कैपेबिलिटीज है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कहता है कैसे, देखिए कहता है बेटर फिजिकल कैपेबिलिटीज, वंडरफुल हेल्थ, एक्सीलेंट हेल्थ। कहता है कोई भी सिविल सर्वेंट जो स्वस्थ नहीं होगा, जिसकी स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगी, आप कॉमन सेंस सोचिए, वह बेहतर काम कैसे नहीं करेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है।
तो जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ही कम होगा, शारीरिक बल ही कम होगा, जो स्वस्थ नहीं होंगे, तो कोई भी सिविल सर्वेंट का जो जॉब है वह बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। क्या होता है? वह बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है। और उस चैलेंजिंग जॉब को करने के लिए हमारा मेंटल कैपेबिलिटी के साथ साथ हमारे पास शारीरिक क्षमता मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस एप्टीट्यूड का भी हमारे सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। उसके बाद कहता है, इस पर आप देखते होइएगा हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, कहता है कि सबसे पहले फुटबॉल खेलना सीखो, उसके बाद ही गीता पढ़ने जाना। क्या मतलब हुआ? कि पहले शरीर को मजबूत करो, मन को मजबूत करो, तब ही जा करके तुमको गीता समझ में आएगा, तब ही जा करके तुम्हारा मेंटल कैपेसिटी बेहतर होगा, तभी जा करके तुम्हारा मेंटल कैपेसिटी बेहतर होगा। तो क्या समझे? एक बेहतर सिविल सर्वेंट के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य होना बहुत ही जरूरी है। अब कहता है, जहां पर स्वस्थ शरीर होगा वहीं पर स्वस्थ मन का भी स्थान रहेगा। अब देखिए, इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कैपेबिलिटी बहुत ही डिटेल में आपको पता है और आप पढ़े हुए हैं, लेकिन बस अलग अलग टॉपिक में थोड़ा उसका एनालिटिकल चेंजेस हम कर रहे हैं ताकि आपको रिलेट कर सकें जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं उसके साथ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस जो वर्ड है यह व्यक्ति विशेष से संबंधित है, ये कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है, कलेक्टिव चीज नहीं है। अब कहता है, जिस व्यक्ति में इंटेलिजेंस बढ़िया होगा वह पर्पसफुली एक्ट करेगा। वो पर्पसफुली एक्ट करेगा मतलब कि ऐसा नहीं कि दिशा विहीन होकर के काम कर रहा है, किसी विशिष्ट कार्य को ही अंजाम पर ले जाएगा। जिसकी इंटेलिजेंस अच्छा होगी वह रैशनल थिंक करेगा। रैशनल थिंक क्या हो गया? वह तार्किक सोचेगा, वह लॉजिक लगाएगा और समस्या के साथ जैसा भी इन्वायरमेंट है, जैसा भी स्थिति है, उस स्थिति में यह उससे निजात पाने के लिए, उससे निपटने के लिए वह प्रभावी तरीके से डील करेगा। तो क्या समझे? इंटेलिजेंस व्यक्ति विशेष की वह क्षमता है जिसके आधार पर वह पर्पसफुली काम करेगा, तार्किक रूप से सोचेगा और प्रभावी तरीके से किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट समस्या का वह निदान करेगा। अब देखिए, अब एप्टीट्यूड को अगर हम इंटेलिजेंस के साथ को रिलेट कर दें, एप्टीट्यूड को अगर हम इंटेलिजेंस के साथ को रिलेट कर दें तो क्या होगा? एप्टीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज इंटेलिजेंस। मतलब एप्टीट्यूड को अब हम इंटेलिजेंस के साथ को रिलेट कर रहे हैं। एप्टीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज इंटेलिजेंस और फिजिकल कैपेबिलिटीज इन अ पार्टिकुलर एरिया और पार्टिकुलर फील्ड। देखिए कितना बढ़िया डेफिनेशन हो गया। कहता है ये जो एप्टीट्यूड है यह एक
विशेष प्रकार का इंटेलिजेंस है, एक विशेष प्रकार का भौतिक शारीरिक क्षमता है। किसी विशेष क्षेत्र में कोई मान लीजिए प्लेयर है, कोई मान लीजिए धावक है, कोई मान लीजिए पढ़ने वाला है, कोई मान लीजिए साइंटिस्ट है, तो उन अलग अलग क्षेत्र में उसकी इंटेलिजेंस और फिजिकल कैपेबिलिटी उतनी बेहतर होगी जिससे उस विशेष परिस्थिति या विशेष क्षेत्र में वह अपने को बेहतर प्रदर्शन या प्रदर्शित कर पाएगा। अब एक नया वर्ड आपको यहां मिलेगा, एप्टीट्यूड रियलाइजेशन। अब देखिए एक नया टर्म आया, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड रियलाइजेशन। तो अब देखिए, हाउ वी रियलाइज और थिंक अबाउट आवर एप्टीट्यूड। सिंपल में एप्टीट्यूड रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? कहता है हाउ वी रियलाइज और थिंक अबाउट आवर एप्टीट्यूड। कहता है हर व्यक्ति के पास एक विशेष प्रकार का एप्टीट्यूड है। वो व्यक्ति कैसे अपने एप्टीट्यूड को जान सकेगा, अपने एप्टीट्यूड के बारे में सोच सकेगा? तो उसके लिए देखिए, कहता है रियलाइजिंग वंस टैलेंट रिक्वायर्स टू थिंग्स। रिक्वायर्स टू थिंग्स कहता है कोई भी व्यक्ति अपने बारे में तभी अपने एप्टीट्यूड के बारे में उसको जानकारी होगा जब दो चीज की आवश्यकता होगी। अब देखिए, दो चीज की आवश्यकता होगी। नंबर वन, कहता है योर रिजॉल्व टू परसीव योर एप्टीट्यूड। योर रिजॉल्व टू परसीव योर एप्टीट्यूड। रिजॉल्व को पहले समझिए। कहता है रिजॉल्व का मतलब है किसी भी निर्णय को ले लेना और अपने निर्णय पर टिके रहना। ठीक है ना, अपने निर्णय पर टिके रहना। और परसीव क्या है? किसी भी चीज को अपने इंद्रियां के द्वारा ग्रहण करना, उसके बारे में अधिक से अधिक जानना, उसको देखना, उसको पहचानना। तो क्या हो गया? आप देखिए, पहला योर रिजॉल्व टू परसीव। कहता है कि आपका रिजॉल्व कितना मजबूत है जिससे आप अपने एप्टीट्यूड के बारे में जान सकते हैं, अपने एप्टीट्यूड को देख सकते हैं। मतलब अपने एप्टीट्यूड के बारे में जानने के लिए आप कितना प्रतिबद्ध हैं, ये इसका मीनिंग हुआ। क्लियर? अब आप आइए, योर सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल कपूर फैमिली। अब देखिए दो चीज कहता है, आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, आपका आर्थिक वातावरण कैसा है, इस पर भी आपका एप्टीट्यूड जो है वह डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में हम लोग बोल रहे हैं कपूर फैमिली। कपूर फैमिली के बारे में क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं कि ये जो कपूर फैमिली है, ये सिनेमा के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ये 3-4 पीढ़ी से इनके फैमिली में आप देखिएगा, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर और डिफरेंट हीरोइंस जो इनके फैमिली से हैं, इनको ये एप्टीट्यूड कहाँ मिला? सोशियो कल्चर। इनका सामाजिक और सांस्कृतिक ऐसे
सिनेमा जगत के सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण में इनका परवरिश हुआ और इकोनॉमिक सराउंडिंग और इनका आर्थिक हालत भी बहुत बढ़िया था। इसलिए जब हमको इस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलेगा तो जिस प्रकार के सोशियो कल्चर से हम निकले हैं उसमें हमारा एप्टीट्यूड अपने आप ही बेहतर हो जाता है। आप कुछ कुछ घर के बारे में भी देखिएगा, 3-4 भाई बहन हैं, चारों अच्छे अच्छे पद पर हैं, है ना, 2-3 पीढ़ी से अच्छे अच्छे पद पर है। उनका भी यही है, सोशियो कल्चर, पढ़ाई का कल्चर उसके घर में बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक हर आदमी में उस तरह का एप्टीट्यूड और उसका इकोनॉमिक सराउंडिंग बेहतर रहता है, तो वो हमेशा परीक्षा में पास करते जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। आप लॉन टेनिस खेल के बारे में देखिए, ये बड़ा ही खर्चीला खेल है। तो जिसके पे, या आप गोल्फ देखिए, तो जिसका इकोनॉमिक सराउंडिंग बेहतर होगा वही लोग गोल्फ में जाएगा, वही लोग लॉन टेनिस में जाएगा। और अब तो खेल के लिए भी लोन मिलता है, सरकार आपका गेम एप्टीट्यूड अगर देखता है बेहतर है तो सरकार भी तरह तरह की मदद करती है। तो इन बातों पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक जो सराउंडिंग है, यह हमारे एप्टीट्यूड के निर्माण में बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी के एप्टीट्यूड की पहचान करनी है, एप्टीट्यूड आइडेंटिफिकेशन क्या कहता, किसी के भी एप्टीट्यूड की अगर पहचान करनी है तो हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं। कैसे? एप्टीट्यूड बैटरीज बना करके। ये एप्टीट्यूड बैटरीज क्या है भाई? कहता है दीज आर क्वेश्चनेयर्स, ये प्रश्नावलियां हैं जिनके आधार पर, ठीक है, ये प्रश्नावलियां हैं जिनके आधार पर हम लोग किसी के एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करता है? विच टेस्ट लार्ज नंबर ऑफ एप्टीट्यूड्स एट द सेम टाइम। कहता है एक ही समय में तरह तरह के एप्टीट्यूड की वह टेस्ट ले लेता है और उसमें जो नंबर आता है उस नंबर के आधार पर आपके एप्टीट्यूड का आकलन कर दिया जाता है, आपके एप्टीट्यूड का आकलन कर दिया जाता है। और अभी आप देखते होइएगा, कुछ वर्षों से पहले जब हम लोग परीक्षा देते थे, परीक्षा पास किए 97, 98 सिविल सर्वेंट जब क्वालिफाई किए, तो हम लोग के जमाना में ये सी सेट टेस्ट नहीं था, बट जो एक ऑप्शनल पेपर होता था और एक जीएस होती थी। तो इस जीएस में ही 150 मार्क्स का जो जीएस होता था हम लोग के समय में, उसमें 20 सवाल होते थे सिम मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का। अब उस जमाना में यही उनका मानना था, ये जो 20 सवाल हैं यही इनका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या मेंटल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए काफी है कि सिविल सर्वेंट को जिस प्रकार का एप्टीट्यूड चाहिए तो उस जमाना में उस प्रकार का सिलेबस बनाया। अब मॉडर्न चेंज हो गया, कई वर्षों आ गया, नए नए चैलेंजेस आने लगे, सिविल सर्विस में नए नए चैलेंजेस आने लगे, सरकार के पास भी नए नए चैलेंज आने लगे। उसको चेंज सर्कमस्टांसेस में सरकार को लगा, गवर्नमेंट को लगा, क्या गवर्नमेंट को लगा कि अब एक नया मेंटल एप्टीट्यूड हमें डेवलप करना होगा अपने सिविल सर्वेंट में। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सी सेट सिलेबस लाया
और सी सेट में क्या है अब, उसमें भी मैथ्स है, उसमें भी मेंटल एबिलिटी है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी अब आपका ऐड कर दिया गया है। तो डिफरेंट तरह का वेराइटीज है जिससे कि मेंटल एबिलिटी का बेहतर और एग्जॉस्टिव टेस्ट हो सकता है, दो इट इज अ क्वालिफाइंग इन मार्क्स। ये भी आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग है क्योंकि ये पीटी का मार्क्स है। तो जितने तरह के सी सेट में क्वेश्चन पूछते हैं, सारे टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन हम लोग मिला लें तो इन्हीं को हम लोग एप्टीट्यूड बैटरीज कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एप्टीट्यूड बैटरीज कहेंगे। और ये जो एप्टीट्यूड बैटरीज है ये बेसिकली हमारे मेंटल कैपेबिलिटी को चेक करता है, ये हमारे फिजिकल कैपेबिलिटीज को, फिजिकल एप्टीट्यूड को चेक नहीं करता है। फिर आप देखिएगा जब आप इंटरव्यू दीजिएगा सिविल सर्विस का, इंटरव्यू के ठीक बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एग्जॉस्टिव मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो क्या चेक करता है आपका, वो आपका फिजिकल एप्टीट्यूड चेक करता है, वो आपका फिजिकल एप्टीट्यूड चेक करता है, आपका हेल्थ का एप्टीट्यूड चेक करता है। और उसमें भी अगर कलर ब्लाइंड हैं, मीन्स प्राइमरी कलर को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी कलर है रेड ब्लू ग्रीन, ये जेनेटिक है, ये जीन में गड़बड़ी के कारण होता है, इसको कोई दुनिया में इलाज नहीं है। यही कारण है कि जिसकी जेनेटिक, जिसकी कलर ब्लाइंडनेस है, उनको पार्टिकुलर सर्विस एलोकेट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे सर्विस। लेकिन अभी आपको मालूम होगा कि रेलवे जो सर्विस है वो अब रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के नाम से अब जाना जाता है, और पीटी तो उसका सिविल सर्विस के साथ ही होता है जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का होता है। लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो रेलवे अपना अलग मेंस लेता है और फॉरेस्ट सर्विस का एक अलग मेंस होता है, यहाँ से ये लोग डिटैच हो जाते हैं। तो आप ओवरऑल क्या देखें। और एक है स्कूल एग्जाम अचीवमेंट टेस्ट। अब देखिए कमाल, आपके पास अब सवाल उठेगा, क्या ये एप्टीट्यूड बैटरीज क्या है, ये अचीवमेंट टेस्ट क्या है। कहता है स्कूल का जो एग्जाम होता है वो केवल अचीवमेंट टेस्ट है, वो एप्टीट्यूड नहीं है। तो मोर और लेस आप यही जवाब देंगे, क्या ये जो है ये एप्टीट्यूड बैटरीज का मोटे तौर पर नहीं करता है, ये आपको अचीवमेंट टेस्ट करता है। अब क्वेश्चन उठता है, भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड बैटरीज and what is the difference between aptitude batteries and achievement achievement test। तो बड़ा सिंपल देखिए, अचीवमेंट टेस्ट रिप्रेजेंट करता है स्किल्स। ध्यान दीजिए, आज के दिन में, आज के दिन में आपके पास कैसा और कितना स्किल है। आज के दिन में किसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास कैसा एबिलिटीज है, और आज के दिन आप कितना नॉलेज गेन किए हैं। ये अचीवमेंट टेस्ट है। अब दोनों में अंतर देखिए, जो आपका मेंस में ऑप्शनल होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल साइंस एक्सेट्रा, जितने भी ऑप्शनल हैं वो किस चीज का टेस्ट करता है, ऑप्शनल बोलिए या आप जनरल स्टडीज बोलिए, पेपर 1 पेपर 2, ये क्या टेस्ट करता है आपका, एक्चुअली दे टेस्ट आवर अचीवमेंट। और एप्टीट्यूड का टेस्ट पीटी में हो गया, अचीवमेंट का टेस्ट मेन में हो गया, और कम्युनिकेशन स्किल वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल, परसुएशन, वो इंटरव्यू के समय में टेस्ट हो जाता है, और इंटरव्यू के बाद
फिजिकल एप्टीट्यूड आपका टेस्ट हो जाता है। तो थ्योरेटिकली सिविल सर्विस आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को वह टेस्ट कर लेता है। तो अब मोटे तौर पर सिंपल भाषा में अचीवमेंट को आप ऐसा समझिए, कहता है कि मैथ्स बनाने का कितना स्किल आप सीखे, खूब प्रैक्टिस किए तो मैथ्स बनाने लगे, स्किल सीखे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो न्यूमेरिकल का स्किल सीख लीजिएगा। संस्कृत का श्लोक है, हिंदी का दोहा है, कितने अच्छे से आप सप्रसंग व्याख्या करते हैं, कितने बेहतर ढंग से यू एक्सप्लेन एनी कोटेशंस, है ना। ये आपका एबिलिटी है, तो यही तो टेस्ट होगा। और तो याद करने वाला चीज है, फैक्चुअल चीज है, फैक्ट्स एंड फिगर का चीज है, हाउस एंड वाई, हाउ, व्हाट का चीज है, ये सब हम नॉलेज गेन कर लिए हैं। तो अचीवमेंट जो है आपका बताता है फिजिक प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, प्रेजेंट स्किल और प्रेजेंट नॉलेज। और एप्टीट्यूड बताता है कि आपका फिजिकल में एक्स वाई जेड के प्रति कितना पोटेंशियल है। तो एक प्रेजेंट बताता है, एक फ्यूचर बताता है। तो ये चीज आपका मेरे हिसाब से अब क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि ये दोनों क्या है। नेक्स्ट, अब वही चीज है, अचीवमेंट टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन हैज अचीव्ड समथिंग। कुछ भी नहीं, जो अभी आपको हमने सिखाया उसी का देखिए क्या लिखा है, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। आपका तो ये स्लाइड ही नहीं, ये तो आपका बेस्ट नोट्स भी हो गया। अब आप जहां से इसको रीडिंग मारने के बाद जो भी आर्टिकल पढ़ने का मन है, अगर आप पढ़िएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड clearly what we have already dealt in the class, acquired information। और देखो, mastered something usually as a result of planned instruction और training। अब देखिए, कोई आदमी को कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर चलाने में मेहनत सीख सीख करके वह ट्रेंड हो सकता है। किसी को मोबाइल ही अच्छे से नहीं चलाने आता है मोबाइल में, स्मार्ट मोबाइल में कितने तरह के फीचर है, हमको नहीं लगता है कोई आदमी 20-30% से ज्यादा फीचर का इस्तेमाल भी करता होगा मोबाइल में। तो जितना ये क्या रिजल्ट ऑफ प्लान इंस्ट्रक्शन, जितना आप ट्रेनिंग लेंगे, जितना सीखेंगे, जितना ज्ञान अर्जित कर लेंगे, एक मास्टरी कर लेंगे, उसको हम लोग अचीवमेंट बोलते हैं। और इसका जांच जो है वह अचीवमेंट टेस्ट से कर लिया जाता है। तो अब देखिए कितना अच्छा, अचीवमेंट टेस्ट आर कंबाइंड विथ, अचीवमेंट टेस्ट के अकेले जानकारी ले लेने से किसी व्यक्ति का होलिस्टिक नॉलेज आपको नहीं होगा, किसी व्यक्ति का होलिस्टिक नॉलेज नहीं होगा। वो क्या होगा, तो कहता है कि अचीवमेंट टेस्ट को हम लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट में भी कंबाइन करना होगा। इससे क्या होगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर क्वालिटीज ऑफ कैंडिडेट। कहता है कोई भी चीज हम खरीदते हैं या कोई भी चीज हम प्लान करते हैं तो हमारी इच्छा होता है कि आज भी वह बेहतर हो रहे और आगे वाले कई दिनों तक इसमें यह बेहतर रहे। मतलब
किसी भी इंसान की जब क्षमता हो तो प्रेजेंट क्षमता भी अच्छा होना चाहिए और फ्यूचर क्वालिटीज भी उसमें बेहतर होना चाहिए। तो अचीवमेंट टेस्ट को जब कंबाइंड हम बात करेंगे तो अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों को हम जब मिला देंगे तभी हम लोग किसी के पोटेंशियल के बारे में, किसी के नॉलेज के बारे में हम लोग फ्यूचर क्वालिटीज और प्रेजेंट क्वालिटीज जान लेंगे। तो यह बहुत ही जरूरी है। थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया सिविल सर्विस आपका एप्टीट्यूड अचीवमेंट टेस्ट भी करता है। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट टेस्ट जो करेगा आपका, वो अचीवमेंट टेस्ट कर लेगा आपको वो ऑप्शनल से और आपका जीएस से, और ये जो है एप्टीट्यूड टेस्ट कर लेता है सीसेट से, ठीक है। और ओवरऑल जो फिजिकल एप्टीट्यूड है वो आपको टेस्ट कर लेगा। फिजिकल एप्टीट्यूड जो है वो आपका टेस्ट कर लेगा वह मेडिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है। उसमें यहाँ तक हाइट भी देखे जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये टोटल इंफॉर्मेशन अभी हम जान गए। अब आप आगे आइए, देखिए ये हो गया, वी हैव कंप्लीटेड दिस। अब कहता है अंडर बैलेंस हैव टू बी मेड बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। कहता है जब आप किसी के बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट वह सिविल सर्वेंट दे, तो बैलेंस आपको बना के रखना होगा अचीवमेंट टेस्ट में और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में। और सिविल सर्विस जो सिलेबस बना के रखता है उसमें दे आर ट्राइंग टू डू सो, वो पूरी कोशिश करता है कि ऐसा हो, ठीक है। Now we can move into next heading। अब क्या कहता है, एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्वेंट इसेंशियल डिमांड, कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई भी सिविल सर्वेंट है, कोई भी सिविल सर्वेंट है, उससे क्या उम्मीद की जाती है। कोई भी जो सिविल सर्वेंट है उससे क्या उम्मीद की जाती है कि उसमें कौन कौन से एप्टीट्यूड होनी चाहिए। तो वो देखिए, नंबर 1 सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है, गुड स्पोकन एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल। तो देखिए कोई भी आप ऑफिस में जाइएगा तो आपको फाइल ऑफिसर बन के जाइएगा तो फाइल पर डिफरेंट तरह के केस आते हैं। उस केस स्टडी को आपको नोटिंग लिखना पड़ता है, उसके बारे में एग्जामिनेशन करना पड़ता है, और एग्जामिनेशन के दौरान आपकी लेखन क्षमता की जांच हो जाती है। तो कम्युनिकेशन दो तरह का हुआ, रिटेन कम्युनिकेशन कि आप क्या बात बोलना लिखना चाहते हैं और वही बात लिख पाते हैं कि नहीं, ये कम्युनिकेशन स्किल हुआ, रिटेन कम्युनिकेशन। कभी कभी आपको लेक्चर डिलीवर करना होगा, कभी कभी ऑफिस में आपको मीटिंग अटेंड करना होगा, कभी कभी आपको डिफरेंट एसोसिएशन कन्फेडरेशन आएंगे, वो ग्रुप ऑफ और स्टाफ की डिमांड को लेकर के आएंगे और आपको उसके अगेंस्ट उनको कन्विंस करना है कि गवर्नमेंट जो है आपके बेहतरी के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए ये कार्य करने जा रही है। तो आपको कन्विंसिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। तब उसके लिए गुड स्पोकन स्किल चाहिए, गुड रिटन कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये भी आप देखिए किसी न किसी रूप में सिविल सर्विस एग्जाम में जो है यूपीएससी जांच कर लेता है। आपसे ऐसे भी तो एग्जाम लेता है। ऐसे इज बेस्ट टेस्ट ऑफ
written communication skill. An interview tests our good spoken स्किल। तो किसी भी सिविल सर्वेंट में ये एप्टीट्यूड होना बहुत जरूरी है। नंबर टू, द एबिलिटी टू वर्क वेल एज अ पार्ट ऑफ द टीम। कोई भी जो सिविल सर्विस है ये सिंगुलर नहीं है, ग्रुप में काम करना पड़ता है। ऑफिस इज अ कलेक्टिव टर्न, कई होंगे, अलग अलग रैंक का अफसर होगा, सेक्रेटरी होगा, एडिशनल सेक्रेटरी होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर होगा, डिप्टी सेक्रेटरी होगा, अंडर सेक्रेटरी होगा, एडमिन ऑफिसर होगा, एएसओ होगा, एमटीएस होगा, और हिंदी अधिकारी होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट में डिफरेंट तरह तरह के अधिकारी कर्मचारी काम करते रहते हैं और आपको एक ग्रुप में काम करना होता है। अब देखिए, आपका ग्रुप है, ग्रुप में ये जरूरी नहीं कि सारे अच्छे ही कर्मचारी हों, सारे अच्छे ही अधिकारी हों, और तो जितने में हो कुछ अच्छे होंगे, कुछ खराब होंगे। तो अच्छा मैनेजर का क्या काम है कि मिनिमम नॉलेज होने पर भी उससे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर लेना और ऐसा वर्क कल्चर रखना जो कि कंड्यूसिव हो, उन लोगों को बेहतर लगे, कंड्यूसिव हो और उन लोगों को बेहतर लगे। तो ये भी एबिलिटी होना चाहिए टीम में मिल करके काम करने का, या जिस ऑफिसर को टीम में काम करने का अच्छा कैपेसिटी नहीं होगा वो अच्छा सिविल अधिकारी नहीं बन सकता। टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये तो बच्चे से आप लोग देखते होइएगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आजकल आप कितने लोग आजकल देखते हैं भाषण दे दे करके यही ज्ञानी हो गया है, खाली यही सब भाषण भले अपने उसमें हो न हो, यूट्यूब फलना चिलना में अपना डाल डाल के लाखों मिलियन अपना कर लिया और आजकल ये भी एक आय का स्रोत हो गया है। लेकिन पढ़ाई में समझिए या एक ऑफिसर के लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल कहता है, एक हम लोग के हिंदी में या हम लोगों का परंपरा से ही कहते आया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्या देखिए, कहता अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड राइज। कहता है ये दो चीज पर बेस्ड है ये कोटेशन। ये हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारा ये वो शरीर है, यह एक जैविक मशीन है। जैविक मशीन इसलिए बोले कि जिंदा, नॉन लिविंग हमारा बॉडी नहीं है, लिविंग है हमारा बॉडी, एक मशीन है। इसमें डिफरेंट तरह के, हमारे शरीर में डिफरेंट तरह के ऑर्गेन्स हैं, डिफरेंट तरह के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के, हाँ, डिफरेंट तरह के हमारे न्यूरॉन्स हैं। हाँ, अब देखिए, तो ये जो अगर आप टाइमली सुबह उठेंगे तो पूरे दिन में आपके पास बहुत समय रहेगा काम करने के लिए, और रात में अगर आप अप्रोप्रिएट सो लेते हैं तो हमारे जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उन लोगों को प्रॉपर रेस्ट भी मिलता है। और जो नींद है एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन डार्कनेस में ही निकलता है और उस डार्कनेस में ही वह हमें पूरे शरीर को बिल्कुल रिफ्रेश करा देता है। तो देखिए कितना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट है। लेकिन मॉडर्न समय में ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का, थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, कोई लोग कम सो पाते हैं, तरह तरह के कोई दवाई का प्रयोग कर लेता है, कोई XYZ का प्रयोग कर लेता है। लेकिन अभी भी टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है
आप प्रायोरिटी फिक्स कर लें, मीन सिविल सर्वेंट्स अपना प्रायोरिटी फिक्स कर लें, एक बार में आपके पास बहुत काम रहेगा, और सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज काम को समाप्त करें। अगर ऐसा करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नंबर 2, आपको अप्रोप्रिएट स्लीप या रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर अप्रोप्रिएट रेस्ट नहीं लीजिएगा तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ही है, जो व्यक्ति अपने कार्य को सुचारू ढंग से करता है और अपने एप्टीट्यूड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आउटपुट लेता है, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसको स्ट्रेस कम होता है। और जो व्यक्ति कंपेयर करता है, कंपटीशन करता है, उसमें हमेशा स्ट्रेस बना होता है। इसको भी कम करने के लिए हमारे कबीरदास ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक बनाया है। सा इतना दीजिए जामे कुमुद सटाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा न जाए। कहता है, हे भगवान मुझे इतना दीजिए, सा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि मेरे पूरे कुटुंब को दिक्कत ना हो, मैं भी भूखा न रहूं, मतलब मेरा भी काम चल जाए, और किसी को और साधु भी भूखा न जाए, मतलब दान दून करने का भी हम में कैपेसिटी होना चाहिए। अगर इतना हो गया तो यह तो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक यूनिट हो गया। तो इसमें भी दूसरे से तुलना करने की बात नहीं कही गई है। फिर अपने धर्म संस्कृति में कही गई है, स्ट्रेस मैनेजमेंट से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, संतोषी सदा सुखी। तो अब देखिए, इसका उल्टा भी पूरे दुनिया में चला हुआ है, मोर 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 मोर, और तो इस और का तो कभी अंत नहीं है, मैथ में पढ़ते होइएगा, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसका तो कोई लिमिट है नहीं। तो जितने उल्टा विचारधारा, अनप्रैक्टिकल विचारधारा जितना भी आप रखेंगे, आप उतने ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, और जितने ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका उतना ही खराब होगा। तो ये किसके कंटेक्स्ट में ये सब चीज हम बोल रहे हैं? ये हम एक सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि एक सिविल सर्वेंट को, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट को ऐसा गुण होना चाहिए, ये एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसके कंटेक्स्ट में हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट आइए, किसी सिविल सर्वेंट में एक्यूरेसी का गुण होना चाहिए, कि कोई भी काम रहे करे तो वो एक्यूरेट होकर के करे। अब प्रश्न उठता है, कोई एक्यूरेट कैसे होगा? बड़ा सिंपल है, पहले आप नॉलेज स्किल प्रॉपर एक्वायर कीजिए। जब नॉलेज और स्किल आपने प्रॉपर एक्वायर कर लिया, तो भी आपका कैपेबिलिटी है एक्यूरेट काम करने का। और एक्यूरेट काम करते वक्त, किसी भी काम करते वक्त अगर आप हेस्ट में हैं, इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है। और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट खराब है। तो इन दोनों को बैलेंस, तीनों चीज को जब बैलेंस लेके चलेंगे, देन ही आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप कोई भी काम करेंगे एज अ सिविल सर्वेंट तो एक्यूरेट काम करेंगे। क्लियर? अब कहता है, रिपीटेड मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ही हो, कहता है क्रिंजी धर्म में क्या बोले हैं, 101 बार जो गलती है वो हम माफ कर देंगे, 100 दोबारा गलती करोगे मैं माफ नहीं करूंगा। कहने का मतलब, एक गलती की आपको सिखा दिया गया ऑफिस में, ऐसे नहीं काम करना है, ऐसे काम करना है, ये चीज बनाना है तो बनाने से पहले इन बातों पर आपको ध्यान देना है, समझ रहे हो? बनाना है तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है।
और एक ही गलती बार बार कोई ऑफिसर करे, कोई कर्मचारी करे, कुछ भी कोई करे, तो ये अलाउ नहीं है। ऐसा आपसे उम्मीद नहीं किया जाता है कि कोई भी स्किल, कोई भी नॉलेज, कोई भी एप्टीट्यूड आप जान करके इस तरह की आप गलती बार बार करें। ये सीख बार बार इस प्रकार की गलती किसी भी सिविल सर्वेंट से उम्मीद नहीं की जाती है। रेस्पेक्ट फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट फॉर कॉन्फिडेंस, इस ऑफिस में कई तरह का इंफॉर्मेशन होता है और उसका क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग ढंग से होता है बच्चों। कॉन्फिडेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड, है ना, रिस्ट्रिक्टेड, पर्सनल, कई तरह। पर्सनल, P&C लिखते हैं हम लोग ऑफिस में, है ना, पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल। कहने का मतलब गोपनीयता, कुछ चीजों की गोपनीयता आपको बना करके रखनी होती है। अगर उस प्रकार की गोपनीयता आप नहीं रख सकते हैं तो आप एक अच्छे अधिकारी कर्मचारी नहीं है और आप पर हो सकता है सरकार डिसिप्लिन की कार्रवाई भी कर दे। अब एग्जाम्पल देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी देखे आप, क्या हुआ नहीं हुआ, ये अगर सभी जानकारी आप फैला देंगे, इससे नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान होगा, तो ये आप नहीं करते। ऑफिस में भी सिंपल आप समझिए, किसी का ट्रांसफर करना है, फाइल पर तैयार है, लिस्ट निकलने से पहले ही कोई आदमी लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया, तो ये भी बहुत ही गलत है। बहुत सारे कि कितने मेरे देश में सिपाही हैं, कितने सिप हैं, कितने ये हैं, तो जो रखना है ये कैपेबिलिटी होना चाहिए। जो बात नहीं बतानी है किसी को, वो बात नहीं बतानी है। अगर उस बातों को आप पहले लिख कर दीजिएगा तो आप एक अच्छे अधिकारी नहीं कहलाइएगा, एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं कहलाइएगा, और यहाँ तक कि आप पर डिसिप्लिन नामक कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, अब आप आइए बेसिक कंप्यूटर स्किल, इसमें कुछ नहीं। अब देखिए कंप्यूटराइज जमाना आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, AI का जमाना आ गया। क्या मतलब इंफॉर्मेशन साइंस में कितनी बढ़ोतरी हो गई है ना। नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, नैनो टेक्नोलॉजी को ही बोलते हैं इट इज अ नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है? तो अब बोलता है बिना कंप्यूटर नॉलेज के कोई भी ऑफिसर आज के डेट में वो कंप्यूटर इलिटरेट कहलाएगा। ऐसा उम्मीद अब नहीं कर सकते आने वाले जमाने में कि जिसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो आज के डेट में कंप्यूटर स्किल जो है वह टेस्ट नहीं किया जाता है सिविल सर्वेंट से। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 10 वर्ष में सिलेबस में कंप्यूटर स्किल भी जोड़ दिया जाएगा और उसको उसको क्वालिफाइंग ही रखा जाएगा। एबिलिटी टू फॉलो सेट प्रोसीजर, ये देखिए ऑफिस में एक प्रक्रिया बना हुआ है, इस तरीके से कौन सा काम होगा, सबका एक प्रक्रिया लिखित बना हुआ है, और लिखित बना हुआ है, प्रीसीडेंस है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप इन प्रक्रियाओं का पालन करें और जो प्रक्रिया लिखा हुआ है उसके अनुसार ही कार्य करें। अब देखिए, अब जो है ये आपके सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है फाउंडेशन, ये ध्यान दीजिए, ये भी सिलेबस का सब पार्ट है। फाउंडेशन, फंडामेंटल, जो सिलेबस में लिखा हुआ है उस वर्ड पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए ये सिलेबस में ही लिखा हुआ है, सिलेबस में ही लिखा हुआ है फाउंडेशन और फंडामेंटल और फंक्शनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज ओब्लिक सिविल सिविल सर्वेंट।
है ना, सिविल फाउंडेशन, फंडामेंटल और फंक्शनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट। तो देखिए कहता है कि हमारे सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट के लिए सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन से मौलिक वैल्यू होना चाहिए, कौन कौन सा मूल्य होना चाहिए। आज इस क्लास के स्टार्ट में ही हमने बताया कि ये जो वैल्यू है, क्लास के स्टार्ट में हमने बताया वैल्यू है, मूल्य है, उसको क्या हम लोग बोले, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमेशा आपके जीवन में दो चॉइस मिलेगा, एक सही मार्ग, एक गलत मार्ग। लेकिन उसमें अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम सही मार्ग को अपना वैल्यू माने हुए हैं, तो अगर वो काम आप करते हैं तो आपको आत्म संतुष्टि मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन होंगे। तो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है मूल्य, वैसा कार्य कर लीजिएगा तो आपके मन में हमेशा डिलेमा रहेगा, हमेशा दुविधा में रहेंगे, हमेशा डबल माइंड में आप रहेंगे। तो इन चीज को तो अब ध्यान दीजिए कि फाउंडेशन फंक्शनल ये है क्या। ये वर्ड कहता है वैल्यू, तो आप जानते हैं। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए फाउंडेशन, फंडामेंटल, ये फंक्शनल ये जो वर्ड है एक साथ लिखा हुआ है, ये क्या है। अब देखिए यहीं पर है फाउंडेशन वैल्यू, कैरेक्टर। क्या है फाउंडेशन वैल्यू, ये जो आधारभूत मूल्य है। मूल्य क्या है, मूल्य कोई ना कोई कैरेक्टर ही तो होगा, तो कैरेक्टर है। और जो कैरेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में या इंस्टीट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होगा। इनकॉर्पोरेटिंग और establishing a society, institution, in the law or in the rule governing the affairs। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी ये कह रहा है कि ये जो फाउंडेशन वैल्यू है ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार का मूल्य है जो कि किसी भी समाज को स्थापित करने में जिसका उपयोग किया जाता है, किसी भी संस्था को तैयार करने में उसका उपयोग किया जाता है, किसी भी कानून अधिनियम लॉ को बनाने में उस मूल्य को डाला जाता है, किसी भी नियम को बनाने के लिए उस मूल्य को रूल्स में डाला जाता है। और जिसके बेसिस पर सरकार जो है वह अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों को चलाती है, सभी प्रकार के गतिविधियों को चलाती है। अब क्या है कि इन सब बातों गतिविधियों को, अब लॉ और रूल ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ना है हमारे सिलेबस, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम ये वर्ड आ गया था आप अभी इतना ही समझिए। ये जो लॉ है, पार्लियामेंट से जो भी एक्ट बनती है वह लॉ कहलाती है। लॉ जो होता है वह ब्रॉड कैटेगरीज, उसमें जितने भी प्रोविजंस होते हैं वह मोटा मोटी स्पेसिफिक प्रोविजन होते हैं। जो लॉ जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है उस लॉ के बेसिस पर वह मिनिस्ट्री उस लॉ को इम्प्लीमेंटेबल बनाने के लिए, बहाल कराने के लिए उस लॉ के बेसिस मान के रूल्स रेगुलेशन बनाती है, नियम नियमावली बनाती है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। और वो रूल्स नियमावली मिनिस्ट्री बनाती है, लॉ पार्लियामेंट बनाता है। और ये जो रूल्स है इसका कोई भी प्रोविजन, ये जो रूल्स है इसका कोई भी प्रोविजन लॉ के
कंसोनेंस में होना चाहिए, लॉ के अनुरूप में होना चाहिए। द रूल्स which is inconsistent to the law's provision will be null and void to that extent। कहता है नियम या नियमावली जिस हद तक अधिनियम के अनुरूप नहीं होगी, उस हद तक वह नियम नियमावली मान्य नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए आपके पास फिर एक आया, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़ा ही विद्वान व्यक्ति है, नाम है हुड एंड टोनेन। क्या नाम है उसका? हुड एंड टोनेन। हाँ, अब देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एज पर हुड एंड टोनमैन, ये बहुत बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञाता है। कहता है हुड एंड टोनमैन, अब देखिए देयर आर 3 फैमिलीज ऑफ कोर वैल्यू। देखो हर जगह वैल्यू वर्ड बार बार आपके सामने आ रहा है, मतलब समझिए कि पूरा इथिक्स का मूल जो है वह वैल्यू में ही छिपा हुआ है। वैल्यू क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो कहता है हुड एंड टोनमैन जो है वह 3 फैमिलीज ऑफ कोर वैल्यू को बतलाया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू बी आइडेंटिफाइड। सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि हुड एंड टूनमैन जो हैं थे वह 3 मौलिक मूल्य को पहचान किए, जिसके आधार पर लोक प्रशासन को चलाया जाना है। लोक प्रशासन को चलाया जाना है। इन बातों को आप ध्यान में रखें। अब देखिए वो क्या है, मतलब अब जो हम देखने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज 3 फैमिलीज ऑफ कोर वैल्यूज। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट। अब आप देखिए ये जो 3 वैल्यूज हैं जो कोर वैल्यूज के, वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए ऑलवेज वी हैव टू अबाइड विथ पार्सिमनी एंड द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। अब यहां पर देखिए ये पार्सिमनी, इसको सिंपल में आप समझिए कि जो भी धन है आपके पास, जो भी संसाधन है आपके पास, ठीक है, उसके साथ सावधानी बरतना। पार्सिमनी, जो भी धन है आपके पास, जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, उस धन को, उस रिसोर्सेज को बहुत ही सावधानी से रखना और इसमें जो खर्च करना है वह बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है, न कि मनमाने ढंग से इसको खर्च कर देना है। कहने का मतलब कि जो भी सिविल सर्विस होगा, गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज और मनी होंगे, उनको खर्च करने के लिए पार्सिमनी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना होगा। जहां पर क्या होगा? एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी
और यूज रिसोर्सेज, कहता है पैसा को और संसाधन को खर्च करने में जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतना है, जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतना है। क्लियर। अब इकोनॉमी में, इकोनॉमी का सिंपल मतलब होता है, कहता है कि निश्चित संसाधन का इस प्रकार खर्च करना जो आज भी हमारे पास संसाधन या अर्थ बचा रहे और भविष्य में भी हमें ये काम में आए, आर्थिक दिवालियापन न लाए। तो किसी भी सिविल सर्वेंट को गवर्नमेंट रिसोर्सेज और मनी को खर्च करने से पहले पारसी मनी और इकोनॉमी प्रिंसिपल पर ध्यान देना होगा। अब सिंपल से क्या मतलब हुआ? इट मीन्स इंश्योरिंग ऑप्टिमल एंड efficient use of resources, particularly from the financial perspective। हमने थोड़ी देर पहले इसी को समझाया कि जहां पर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है वहां पर हम लोगों को किस प्रकार से खर्च करना है, किस सिद्धांत पर खर्च करना है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। और पहला प्रिंसिपल, पहला कोर वैल्यू जो मूल्य है हमारा, दैट इज पारसी मनी एंड। जब भी आप एग्जाम में लिखे ऐसा कोई वर्ड है जिस वर्ड को सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है, तो एग्जाम में आप ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख के आगे फिर इसको डिटेल में आप कर सकते। क्लियर। अब देखिए सेकेंड प्रिंसिपल, फेयरनेस, इक्विटी। ठीक है, फेयरनेस, इक्विटी, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है सच्चाई। रेक्टिट्यूड का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सच्चाई। अब देखिए कोई भी पब्लिक एड, पहले समझ लीजिए फिर अंदर देख लीजिए, कुछ भी नहीं, कोई भी ये सब डिटेल और आगे पढ़ेंगे, अभी पूरे डिटेल अभी आना बाकी है, ये तो ऊपर वाला पार्ट है। फेयरनेस, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो उससे उम्मीद की जाती है आम जनता के साथ या समाज के साथ जब भी वह किसी भी प्रकार का डीलिंग करता है तो उसको फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब क्या हो गया? बायस नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी निर्णय ले वह ऐसा न प्रतीत हो कि ये जिसको मिलना चाहिए किसी भी प्रकार की सहायता या फाइनेंशियल एड या जो भी सरकारी योजना का लाभ जिसे मिलना चाहिए, जिसको कानून सम्मत उसी को मिले, उसे न मिले जिससे वह नहीं मिलना चाहिए कानून संगत, इसे हम लोग फेयरनेस कहते हैं। ये उम्मीद की जाती है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। इक्विटी, समानता। ऑल सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनसे उम्मीद की जाती है, ऑल सिविल सर्वेंट, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे समता का भाव रखते हुए, सभी व्यक्ति को एक समान रखते हुए वह कोई भी डिसीजन ले या वह कोई भी काम करे। दे शुड नॉट embark on the principle of, ठीक है ना, should not embark on the principle of discriminatory in nature,
वे कभी भी किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी को वह डिस्क्रिमिनेट न करे, किसी के साथ पक्षता पूर्वक, किसी के साथ हमेशा, सॉरी, हमेशा वह निष्पक्ष होकर के कोई भी निर्णय ले, और जब भी कोई काम करे तो सच्चाई को ध्यान में रखते हुए, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए वह कोई भी कार्य करे। ये किसके लिए है? ये तीनों प्रिंसिपल कोर वैल्यू है या पब्लिक सर्वेंट के लिए। तो क्या लिखता है? इट मींस देयर मस्ट बी वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? यह वैल्यू है। कहता है कोई भी सिविल सर्वेंट कोई भी काम करे तो किस वैल्यू पर करे? ऑनेस्टी के प्रिंसिपल पर करे। एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। अब देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व। सिविल सर्वेंट ऐसा काम करे, इस प्रकार से काम करे कि वो आम जनता का विश्वास को जीत सके, तब ही माना जाएगा कि वह वैल्यू के अनुसार, वह मूल्य के अनुसार, वह संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है। अब आइए रोबस्टनेस, तीसरा जो कोर वैल्यू है रोबस्टनेस, मतलब सिंपल मीनिंग वाइज का मजबूती। पब्लिक सर्वेंट से उम्मीद क्या करते हैं? वह फेयरनेस के प्रिंसिपल पर, वह सॉरी रेजिलियंस के प्रिंसिपल पर काम करे। लचीलापन और सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पर वो काम करे, मतलब इसमें निरंता निरता होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग जो अभी लिखे हैं कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट होगा, अभी देखिए रोबस्टनेस, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पर वह कार्य करेगा। सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल पर वह कार्य करेगा। तो अब देखिए लिटरल मीनिंग तो आप समझ ही गए, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट आर स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ वेरियस प्रेशर। कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, लोक प्रशासन पर या सरकार पर कितना भी प्रेशर आ जाए, ठीक है, वैसे परिस्थिति में भी सरकार मजबूती के साथ, रोबस्टनेस के साथ, मजबूती के साथ, रोबस्टनेस के साथ अपने निर्णय पर, अपने मूल्य वाले निर्णय पर डटा रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा। क्लियर? अब आइए, बट परंतु एक तब तो बोल दियो कि रोबस्टनेस हो, मजबूती से डटा रहेगा, तो कहता है इसका मतलब ये नहीं कि इनफ्लेक्स होगा, इसका मतलब ये नहीं कि इनफ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा। क्या लिखता है? बट आर फ्लेक्सिबल इनफ, देखिए, टू लर्न एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, कहता है रोबस्टनेस, मजबूती के साथ तो खड़ा रहेगा, परंतु ऐसा न समझें कि अगर परिस्थितियां बदल गई तो उन बदली हुई परिस्थितियों में वह
अनुकूलन करेगा, वह एडेप्ट करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिलियंस वाले प्रिंसिपल पर काम करने लगेगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा और बदली हुई परिस्थिति में आम जनता का फ्लेक्सिबिलिटी वाले वैल्यू के कारण आम जनता में वह अपना विश्वास जो है वो बना करके रखेगा। ठीक है। और बोलता है थर्ड, अब देखिए, और साथ में क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, कोई भी सस्टेनेबिलिटी जनरली कोई भी रिसोर्सेज का पब्लिक सर्वेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल इस प्रकार से करेगा कि आज के जनरेशन को भी रिसोर्सेज की दिक्कत न हो और आने वाले समय में भी आने वाले जो नस्ल है उन्हें भी रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है इस पर भी काम करेगा, तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा कोर वैल्यू। और ये कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कहा, वो हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद आता है पब्लिक सर्विस वैल्यूज कैन बी, कहता है ये देखिए, पब्लिक सर्विस वैल्यूज कैन बी कैटेगराइज्ड। अब तक तो हम लोग पब्लिक सर्विस बोल रहे थे, कहता है ये जो पब्लिक सर्विस वैल्यू है इसको थोड़ा एग्जॉस्टिव लेवल पर जाना जाए, इसको थोड़ा व्यापक तरीके से जाना जाए। तो ये जो पब्लिक सर्विस वैल्यू है, कितने प्रकार के वैल्यू है, पब्लिक सर्विस वैल्यू को कितने प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं और उसके बारे में जानना है। फिर आगे आपको बहुत सा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। तो यहाँ के बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग स्लाइड 18 से शुरू करेंगे और ये जो पहला वैल्यू आएगा दैट विल बी इथिकल वैल्यू, मतलब पब्लिक सर्विस वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू आएगा इथिकल वैल्यू और उस इथिकल वैल्यू के अंदर ये टोटल वैल्यू आएंगे और इस वैल्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे हम लोग पब्लिक सर्विस वैल्यू सिंपल वे में कैटेगोराइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यू। आइए ये कई हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।